हेलो बच्चों। तो सबको नमस्कार। मेरे YouTube चैनल क्यूरियस फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं द सेकंड लेक्चर ऑफ योर चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, अब तक हमने क्या सीख लिया कि कैसे जो नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, चाहे वो अभी मैग्नेट हो, चाहे वो नेचुरली अभी मैग्नेट हो, या फिर जो हमने बनाया मैग्नेट हो, वो उसको कैसे रिलेट करवाते हैं जो हमने अब तक पढ़ा। जैसे उसको सोलेनोइड से कैसे उसको मैच करवाया, कैसे उसको जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उससे रिलेट करवाया। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी लाइन में आता है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या किया है बेसिकली कि बोल सकते हो कि कुछ एक टर्म्स को डिफाइन किया गया कि फ्रॉम दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या है ना, हाउ दे बिहेव इन अ मैग्नेटिक, कुछ ऐसी टर्म्स को ऐसे डिफाइन किया गया। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं। सबसे पहले एक टर्म को डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपका? सिंपली मैग्नेटाइजेशन होता है सिंपली मैग्नेटिक मूवमेंट नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम, इसको डिफाइन किया गया मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे रिलेट करता है कि जब किसी मटेरियल को किसी बोल सकते हो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, वहां से आया मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे डिफाइन करिए जिसको बोला आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इसको डिनोट करते हैं एच से। ठीक है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर बोल सकते हो कि ये शो करता है इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या बोल सकते हो शो द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और जो ये आपका मैग्नेटाइजेशन है ये शो करता है कहीं ना कहीं पे आपका इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑन मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? जो इंटेंसिटी है वो शो कर रही है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज को। ठीक है, और जो आपका मैग्नेटाइजेशन है कि मटेरियल के ऊपर उसका कितना इंपैक्ट हुआ। ठीक है, ये चीजें समझनी है, बाकी तो कुछ नहीं है। इसकी अगर यूनिट में जाओगे तो इसके अभी यूनिट होते हैं आपका एम्पियर पर मीटर, सेम इसके भी होते हैं एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्या किया, इस चीज को आगे एक मतलब बोल सकते हो कि सोलेनोइड की फॉर्म में, और उसके अंदर किसी अभी मटेरियल को डाला, उससे रिलेटेड इसको शो किया। तो इन्होंने क्या बोला कि एक क्या लिया हमने बेटे, एक सोलेनोइड ली। अब आपको सोलेनोइड के साथ फ्रेंड ये आप हो गए होंगे। ठीक है, और इस सोलेनोइड कुछ ऐसी है। ठीक है, ये सोलेनोइड है। ठीक है, n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, अब ये जो सोलेनोइड है, इन दी सोलेनोइड कितना करंट बह रहा है? आई करंट। हर उसमें आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इस डायरेक्शन में। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या बोला गया कि जो ये करंट इसमें जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम सबको पता है कितनी होती है। मान के चलो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आई आपकी, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है कितनी होती है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है आपका, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, मैं यहां पे लिखता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? म्यू नॉट एन इंटू आई इन। ठीक है, आई जितना करंट मतलब यहां पे बह रहा है। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने कि इस सोलेनोइड के अंदर हमने क्या किया, एक कंडक्टर या बोल सकते हो कि किसी मटेरियल को डाला। ठीक है, किसी मटेरियल को डाला, मान के चलो वो मटेरियल कुछ ऐसा है। ठीक है, एक सेकेंड, किसी मटेरियल को डाला। ठीक है, कोई मटेरियल इसके अंदर डाला। ठीक है, अब जब मटेरियल इसके अंदर डाला
तो इस मटेरियल ये एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज्ड हुआ। ठीक है, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड बाय दिस सोलेनोइड। ठीक है, तो इस मटेरियल में आई आपकी मैग्नेटिक फील्ड बी है। ठीक है, क्या आई मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, यहां पे मैं चलो अभी मतलब लिख भी देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड बाय सोलेनोइड। ठीक है, एंड बी एम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द ऑब्जेक्ट या इन दी कोर जो ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गई आपकी बी नेट, एक तो इसकी वजह से सोलेनोइड की वजह से, और एक ड्यू टू दिस मटेरियल में जो इंड्यूस हुई इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है जी, इसको अगर मैं लिखूं तो क्या किया गया, दो टर्म्स को डिफाइन किया गया, बोला गया कि बी एम को मैं लिख सकता हूं, बी एम को मैं लिख सकता हूं, बी एम को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एम, और बी नॉट को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है, और एम और एच को हमने ऊपर डिफाइन किया, एम है आपका मैग्नेटाइजेशन और एच है आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो कैपिटल एम है वो शो कर रहा है कि क्या इंपैक्ट पड़ा, और जो एच है जिसने इंपैक्ट डाला। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को म्यू नॉट कॉमन आ गया और अंदर बच गया आपका एच प्लस एम। के यहां तक मेरी बात अभी समझ में आई। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया हमने, एक और टर्म, अब इसको ना आपस में रिलेट किए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो हमने ये बोला जो एम है, एम को क्या लिख सकता हूं मैं, एम को लिख सकता हूं मैं, एम जो एक्सटर्नल सोर्स से ही अभी डिपेंड है, जिसको बोला आपका साई। ठीक है, उसको कुछ ऐसे लिखा जाता है इनटू एच, इसको पढ़ते हैं चाय। ठीक है, इसको बोलते हैं एक और, जिसको बोला मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि इंपैक्ट ऑन द मटेरियल ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कितना वो मैग्नेटाइज होगा, कैसे क्या, वो सारी चीजें। जब इसको पुट किया तो ये आया आपका, ठीक है, एच की फॉर्म में लिखा तो एच कॉमन आ गया 1 प्लस इंटू एच, और एच क्या है आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, और इसको एक और म्यू नॉट, इसको लिख दिया गया म्यू आर इंटू एच। अब इसको ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आप कितनी अप्लाई करोगे सोलेनोइड के थ्रू आपको पहले से पता रहेगा ना, तभी इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, क्या मेरी बात अभी समझ में आ रही है, तभी इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखा गया। तो म्यू नोट तो सबको पता है क्या होता है, आपका परमिएबिलिटी ऑफ आपका फ्री स्पेस, और म्यू आर होता है आपका परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये बी नेट आई अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए। ठीक है, आगे जब आप पढ़ोगे आपके माइंड में थोड़ा सा होगा भी दिमाग में, है ना, कि जब आप पढ़ोगे कि एक मटेरियल होते हैं डायामैग्नेटिक, एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो आप डायामैग्नेटिक में देखोगे कि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है डायामैग्नेटिक को, तो उनकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, या फिर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उनको रिपेल करती है। तो बोलना मतलब कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होती है जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो बी नेट कम होगी। तो डायामैग्नेटिक के लिए डाया, डी फॉर डाया, पी फॉर पैरा और एफ फॉर फेरो। इजी है, मुश्किल नहीं है। डाया के लिए साई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और इन दोनों के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, क्योंकि पैरा और फेरो की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है इफ दे आर पुट इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरी बात समझ में आई, तो वो बोल सकते हो कि एक ना ये मतलब ज्यादा डीप डाइव नहीं करना इसमें फिर से। ठीक है, बट यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का कंसेप्ट लाया क्यों गया। ठीक है जी, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बात मेरी यहां तक समझ में आई होगी। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस दोनों को मिला के
एक और अभी फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा गया, ठीक है, B इज इक्वल टू बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन म्यू एच। म्यू सिंपल आपकी परमेबिलिटी, म्यू नॉट इंटू म्यू आर सारे रिलेशन म्यू आर को आप 1 प्लस आई भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, और मैं अभी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मैं लिख देता हूं। इट इज दी बेसिकली दी बोल सकते हो द मैग्नेटाइजेशन, it is the define the magnetization of a material when placed in external magnetic field, उसको ये शो करता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, अ सोलेनोइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमिएबिलिटी 400, द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनोइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट 2 एम्पियर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, कैलकुलेट एच। मैं जो ऊपर किया बस डायरेक्ट फॉर्मूले। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं तो क्या क्या दिया गया आपको पहले से, कि आई की वैल्यू पहले से दी है 2 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 दिया हुआ है, और क्या दिया है, आई थिंक आई दिया है, एन दिया है, और म्यू रिलेटिव म्यू आर दिया है आपको 400। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पहले से क्वेश्चन में दी गई। अब क्या कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या निकालना है। सबसे पहले पूछा इन्होंने एच क्या होता था, एच होता था आपका, अगर आपको याद होगा, मैग्नेट सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है, सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट एच होता था ना। अगर आपको सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता होगी तो हमने क्या डिफाइन किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो एच की वैल्यू हो गई आपका एन इंटू आई। एन यहां पे डायरेक्ट दिया हुआ है 1000, आई मैं आपको बता देता हूं 2, ठीक है, 2 एम्पियर दिया हुआ है, तो वैल्यू आ गई आपका 2000 एम्पियर पर मीटर। आई थिंक मेरा सही आया पहला। ठीक है, 2 इंटू 10⁻³ या जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एम निकालना है। एम निकालने के लिए पहले बी निकाल लेते हैं। अगर बी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा, बी हमने नेट अभी निकाला, एच निकाल लिया, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच निकाल लिया। म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7। म्यू आर की वैल्यू हमको पता है 400, और ये हमने अभी निकाली एच की वैल्यू 2000। तो बी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपका 1 आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके कितना आएगा, 1 टेस्ला आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई है? ठीक है, आई होप यहाँ पे तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तीसरा, अगर एम निकालना है, एम निकालने का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। बी की वैल्यू, बी नेट बोला था हमने म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, है ना, ये कुछ बोला था शायद हमने, ये थोड़ा सा चलेगा, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या बोला था हमने कि हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, अगर थोड़ा सा भी याद होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, के यहाँ से m आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे m क्या आएगा, b जो हमने ऊपर निकाला, b नॉट डिवाइड बाय b डिवाइड बाय म्यू नॉट और माइनस h। b भी हमारे पास है 1 टेस्ला, m तो m की वैल्यू हम यहाँ से इजिली निकाल लेंगे, और m की वैल्यू आएगी जहां तक मुझे लगता है 8 इंटू 10⁻⁵। ये भी एम्पियर पर मीटर। सिंपल वैल्यू पुट करनी है, b की जगह 1, h की जगह हमने 2000 निकाला, म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और लास्ट आता है आपका im, मैग्नेटाइजिंग जो करंट होता है, कि अगर कोर ना हो, अगर अंदर कोई मटेरियल ना डाला जाए, तो कितना करंट और चाहिए होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता है कितनी आई है, b 1 टेस्ला, म्यू आर सबको पता है, जब किसी मीडियम में रखा जाए तो आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी पता होनी चाहिए, n आपको पता है, i एक तो 2 एम्पियर है प्लस im। ठीक है, बोला जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जब कोर में किसी मटेरियल या कोई भी डाया जो भी यहाँ पे है, ठीक है, उसको नहीं डाला जाए,
नहीं डाला जाए तो कितना करंट और चाहिए होगा सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। तो बी यहाँ पे क्या है 1 टेस्ला। म्यू आर की वैल्यू हमने ऊपर निकाली या म्यू आर की वैल्यू उन्होंने दी है शायद 400। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। 2 है और आपको आई एम यहां से निकालना है। तो आई एम की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो आई थिंक 794 एम्पियर आएगी। 794 एम्पियर आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सिंपल सी टर्म्स है, बस हमने वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए कि कैसे पुट करनी है। ज्यादा बिल्कुल भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जहां तक समझ आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद आता है यही जो पूरा चैप्टर है यही आगे लेके जाएगा आपको, जो बताएगा आपको क्या, यहीं से आपको जो वैल्यूज मिली, जैसे मैंने बताया शाई की वैल्यू, ठीक है, वो डायामैग्नेटिक के लिए 1 से नीचे होगी, है ना। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मटेरियल को डिफाइन किया गया। ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, जो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि जहां पे क्या होता है आपका मटेरियल्स क्या है कि अगर उनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करते हैं, रिपेल कर जाते हैं। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उनमें इंक्रीज नहीं होती है, जो पहले होती है उससे भी कम हो जाती है। ठीक है, पैरा में थोड़ी सी बढ़ती है और फेरो में बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो तभी तो अगर साई नेट अगर -1 और 0 के बीच में अगर लाई करेगा, मतलब माइनस में लाई करेगा, तभी यहां पे देखोगे इस फॉर्मूले में, ठीक है, इस फॉर्मूले में तभी तो आपका b की वैल्यू क्या होगी, आपका अभी बेसिकली कम होती जाएगी। तभी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है यहां तक? ठीक है, तो बस आपको शाई की वैल्यू, बस ये जैसे का जैसा यहां लिखा आपको पता होना चाहिए कि डाया, पैरा और फेरो के लिए क्या वैल्यू, बस एक रखनी है, तो बाकी ऑटोमेटिकली अब आपके दिमाग में आती जाती है। ठीक है, क्योंकि शाई आपको पता है, और जो आपका जो पैरामैग्नेटिक के लिए होगा वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, और फेरो के लिए तो बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और 1 प्लस शाई अगर आपको याद होगा, अभी ऊपर किया हमने क्या होता है म्यू आर, तो यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो वो 0 और 1 के बीच हो जाएगी। ठीक है, इसमें 1 1, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसी से रिलेटेड आप ये चीजें भी लिख सकते हो, बट हाँ ये बातें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, ठीक है, अब बस सिंपल है कि हमने डायामैग्नेटिक और जो भी बाकी है उनको कैसे हमने लिखा। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी बस उनको थोड़ा थोड़ा हमने डिफाइन किया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, ताकि आप जो अगर थ्योरी में क्वेश्चन आता है या कुछ एमसीक्यू भी आता है तो आप उसको अच्छे से कर सको, उसको आप अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले आते हैं आपके डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में याद रखना हमेशा, जो मैग्नेटिक फील्ड से अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये क्या होते हैं, वहां से दूर भागते हैं। ये क्या होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस वगैरह की कैसे अभी लैंग्वेज यूज करनी है वैसे यहाँ पे लिखा गया है, पर इतना समझ लो बस। एक और चीज मैं बता देता हूँ जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, बता देता हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट आपको पता ही है पहले से क्या होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट हमने बताया था, अगर कोई आपका मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो साउथ टू बार मैग्नेट वगैरह तो आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, और अगर आपका कोई लूप है तो वो क्या होता है, आपका एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। इतना रखना यार कि मैग्नेटिक मूवमेंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करने की कोई एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो जब आपका किसी में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, हर मटेरियल में होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो बेसिकली आपका चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है मतलब जो करंट है वो भी मूव कर रहा है, तो क्या वहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई है, क्या उसकी भी कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो बनाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जिसकी वजह से जो उन मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और पैरा और फेरो में क्या होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स बनते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो सर्कुलेट होते रहते हैं आपका एक ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। पैरा में थोड़े से कम, ठीक है, फेरो में थोड़े से ज्यादा, इसलिए वहां वो अच्छे से मैग्नेटाइज
हो जाता है, मतलब वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। पैरा में भी बढ़ती है लेकिन थोड़ी सी कम। ये बीच बीच में वर्ड यूज हुआ होगा बार बार, ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है कि ये क्या हो रहा है। आपके लिए एक बार मैं पढ़ देता हूं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने में मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहते हैं, तो अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो वीकर की तरफ को मूव कर जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, अनलाइक द वे अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मेटल लाइक आयरन, इट वुड रिपेल। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। A bar of diamagnetic material is placed in an external magnetic field. Field lines are expelled, ये बाहर जाती है। ठीक है, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑब्वियस सी बात है, जब रिपेल करेगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड को एंटर नहीं करने देगा। इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इन्होंने रीजन कुछ एक बताया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस एंड पोजेस ऑर्बिट, सबको एंगुलर मोमेंटम होता है उनका। दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक अ करंट कैरिंग लूप, जो हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की अगर वैल्यू अगर आपको पता होगी, या मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है, आई ए। ठीक है, और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपका एरिया वेक्टर की तरफ होती है। तो वो क्या करते हैं, करंट लूप की तरह बिहेव करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट पर एटम इज जीरो। वो तो पहले से जीरो होता है, लेकिन बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन्स विद मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन एज द फील्ड स्लो डाउन। ठीक है, जहां पे फील्ड कम होती है ये उस डायरेक्शन में हो जाते हैं। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है कि एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करते हैं। As a result, the substance develop a net magnetic moment opposite to the applied magnetic field. ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, आपका रिपल्शन होता है। क्या होता है, आपका रिपल्शन होता है। कुछ बेसिक एग्जांपल, ठीक है, सम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आते हैं, बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सारे आपको याद होने चाहिए। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस, हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक इन मोस्ट केसेस दैट इट गेट्स शिफ्टेड बाय अदर इफेक्ट्स। ठीक है, सब में होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाकी और पैरामीटर हावी हो जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, और एक और आपकी बुक में लिखा है, तो मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनके सेंटर में आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अगर आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था कि एक्सटर्नल फील्ड के अगर उसमें देखो तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते थे हम, म्यू इंटू 1 प्लस साई इंटू एच, जहां तक मुझे याद है। तो यहां पे साई की वैल्यू क्या होती है, प्योर -1। जो आपके सुपर कंडक्टर होते हैं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा, ये पूरा फैक्टर हो जाएगा आपका 0। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो दीज आर मेटल्स cool to very low temperatures which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism। परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म का मतलब है कि आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट इज 0। यहां पे साई की वैल्यू क्या होगी, -1, म्यू आर क्या हो जाएगा, 0। अ सुपर कंडक्टर रिपेल्स अ मैग्नेट एंड दिस फिनोमिनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मेजनियर इफेक्ट। ठीक है, मेजनियर इफेक्ट क्या है, द an object and substance shows the perfect diamagnetism। कैसा बिहेव करेगा बेटा, शो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की साई की वैल्यू होगी -1 और आपकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स आर वाइडली एक्सप्लॉइटेड इन वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल्स फॉर रनिंग। ठीक है, जो भी आपकी मैग्लेव ट्रेन्स या फिर बोल सकते हैं जो अभी जो मतलब मैग्नेट ट्रेन्स वगैरह में यूज होती है, क्योंकि अभी रिपल्शन का काम करेगा। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो एक रिपेल एक अट्रैक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो मतलब फ्रिक्शन वगैरह का को मतलब बोल सकते हो कि वहां पे काम ही नहीं है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ही आपका क्या कर रही है, जो ट्रेन्स वगैरह है उनको चला रही है। ठीक है, एक उतना ज्यादा स्टडी नहीं करना, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। पैरामैग्नेटिज्म, कुछ एक मटेरियल जो वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, जहां पे साई की वैल्यू आपकी उतनी बड़ी नहीं होती। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हाँ लेकिन पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक्स, और यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या करेगा कि डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही होगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? So paramagnetic substances are those which get weakly magnetized when placed in an external magnetic field। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से मैग्नेटाइज हो जाते हैं
दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन डायमैग्नेटिक्स में सेम उल्टा, ठीक है। पैरा और फेरो लगभग सेम है, बट थोड़े से वर्ड्स हैं यहाँ पे वीक, वहां पे स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका इंडिविजुअल एटम्स इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस अ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू सीजलेस रैंडम थर्मल मोशन, नो होते हैं मूव, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता। विद एप्लीकेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द एटॉमिक डाइपोल्स अलाइन विद द अप्लाइड फील्ड एनहांस्ड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, लेकिन बहुत ही कम, 1 part in 10⁵ when placed in a non uniform magnetic field they are material move from weak to strong, लेकिन डायमैग्नेटिक कहां होते हैं मूव, स्ट्रॉन्ग टू वीक, ठीक है। सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कॉपर, ये सारे, एंड कॉपर क्लोराइड। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ साई एंड ये डिपेंड नॉट ओनली मटेरियल बट आल्सो दी टेम्परेचर, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो शेप स्ट्रक्चर कैसे है उस पे तो करती है, लेकिन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं। एट विच पॉइंट ऑल द डाइपोल्स आर परफेक्टली अलाइन विद द फील्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये हमने अभी बात की। नेक्स्ट सेम लाइंस पे आता है आपका फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज व्हिच गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। दे हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ वीक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज दे गॉट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट, क्योंकि अंदर से पास कर जाती है मैग्नेटिक जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। ये जस्ट थ्योरी है, लेकिन आपको फिर भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ईच इंडिविजुअल एटम इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस अ मैग्नेटिक डाइपोल, लेकिन on a microscopic level atoms interact with one another so they spontaneously align themselves in a common direction forming domains. Without an external field the magnetization varies randomly from domain to domain resulting in a zero bulk magnetization, ठीक है। स्टार्टिंग में अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन होती है, ठीक है, कुछ में है ना, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक दूसरे को कट कर देती है, तो नेट क्या रहती है, अंदर जीरो ही रहती है। लेकिन विद द एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन द डोमेन्स ऑफ देयर मोशन ओरिएंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड साइमल्टेनियसली द डोमेन ओरिएंटेड इन बी नॉट, ठीक है। डोमेन क्या है, आपके छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट की एक ही डायरेक्शन में, बोल सकते हो कि एक वॉल्यूम में, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डोमेन्स एंड देयर मोशंस इन बी नॉट इज नॉट स्पेक्युलेटिव अंडर माइक्रो आफ्टर in a liquid suspension of powdered ferrous substances each individual atom in a ferromagnetic possesses a magnetic dipole moment of its own, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, विदाउट में एक्सटर्नल फील्ड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड आपका कुछ भी नहीं होगा, विदाउट एक्सटर्नल फील्ड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड अभी प्रोवाइड करोगे, इतना रखना याद कि आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाती है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस क्या करता है आपके, मतलब उसको बोल सकते हो कि जो डाइपोल्स है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा थ्योरी है, लेकिन याद रखना 2-3 पॉइंट इसमें हमेशा डालने डायमैग्नेट्स में डाइपोल मूवमेंट की क्या करते हैं, अपोज करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करते हैं, ठीक है। उसके अपोजिट आपके दोनों के दोनों पैरो और फेरो लगभग समवट लाइंस क्या रहते हैं, आपके सेम रहते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ी सी बातें यहां पे समझ में आई होंगी, ठीक है। फिर आते हैं आपके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के हिंट में देने की ट्राई करता हूं, ठीक है, ताकि आप उसको खुद से सोल्व करो और आप अच्छे से आंसर अभी आप कर सको। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आप अच्छे से कर सको। यहां पे जो भी थ्योरी लिखी हो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो अगर न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है, जो अभी न्यूमेरिकल है उसके फॉर्मूले आप लास्ट चैप्टर से पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर थ्योरी में कुछ आता है तो आपको डेफिनेशंस और उनको कैसे से वर्ड बाय वर्ड कीवर्ड्स कैसे उसमें डालने हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आई होप यहां तक मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी, ठीक है। अब आते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी पड़े। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हमने सब कुछ कवर तो कर ही लिया वैसे, ठीक है, फिर भी अगर मैं एनसीईआरटी में नीचे जाऊं, एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करते हैं।
अगर यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। हाँ जी, अगर एनसीईआरटी सबके पास होगी तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to this. What is the magnitude of magnetic movement? अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला याद होगा तो हमने क्या बोला, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था हमने, अगर थोड़ा सा भी याद होगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, टॉर्क लिखा था हमने टॉर्क का फॉर्मूला था मैग्नेटिक मूवमेंट को लिखते थे यहां से m क्रॉस बी। ठीक है, m क्रॉस बी मतलब एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू दी है ना, टॉर्क की वैल्यू दी है इन्होंने, m की वैल्यू दी है इन्होंने, b की वैल्यू दी, b की वैल्यू आपको नहीं अभी निकालनी है, तो टॉर्क सिंपल क्या हो जाता है आपका, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, m की वैल्यू नहीं दी है ना, हाँ मैग्नेटिक फील्ड दी है तो m इजिली फॉर्मूले को यूज करके निकाल लोगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इजिली आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया यहाँ पे, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक, इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड कॉरस्पॉन्ड टू इट्स स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर आपको स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद हो तो हमें आपको पता होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता था, जब 0 डिग्री होता था, अनस्टेबल क्या होता था 180 होता था। ठीक है, एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। ठीक है, एक में क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा भी याद होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या किया था हमने, माइनस एम डॉट बी। ठीक है, तो माइनस एम डॉट बी क्या होता है, एम बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट केस में कोस 0 होगा, ठीक है, और सेकंड केस में क्या होगा 180 होगा। ठीक है, एम यहां पे दिया है, बी भी यहां पे दिया, क्या इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आता है, अ क्लोजली वूंड सोलेनॉइड ऑफ 800 टन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस, carries a current this carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. बार मैग्नेट क्या होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है बेटा, पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ, बाहर होती है नॉर्थ टू साउथ। तो सोलेनॉइड का अंदर वाला पोर्शन अगर याद होगा, हमने फाइंड की थी मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म होती थी, तो वो बार मैग्नेट की तरह वैसे ही एक्ट करेगा। ठीक है, व्हाट इज फिर व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा आपका, सिंपल फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का, अगर ये अभी मतलब करंट वगैरह की फॉर्म में दिया तो क्या एन आई ए याद होगा, एन है आपकी टर्न्स, आई है आपका करंट और ए है आपका एरिया, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5.4 में इफ द सोलेनॉइड इन 5.5 में, आई थिंक ये 5.3 है, is free to turn about the vertical direction and uniform horizontal magnetic field is applied. ठीक है, what is the magnitude of the torque on the solenoid when its axis makes an angle 30 degree with the applied field। तो सिंपल सी बात है, ये भी आपका जो आपका फॉर्मूला है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपका, टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस b। ठीक है, एम बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आई थिंक क्या क्या दिया है इन्होंने, अच्छा m हमने ऊपर निकाल लिया। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन दिया 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री, बी इन्होंने दिया है, तो टॉर्क इजिली आप निकाल लोगे। ठीक है, एम क्रॉस बी का यूज करके टॉर्क आप निकाल लोगे। 5.5 आता है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 1.5 दिस, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पहले दे दिया, लाइज अलाइंस विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया आपको 0.22 टेस्ला। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन एंड अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहले केस में क्या दिया है,
अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा वर्क डन क्या होता है, इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा देखूं, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन आपका सिंपली होता है, वर्क डन ये कौन सा है 5.5 है ना, थोड़ा सा भी याद होगा आपको, ठीक है। वर्क डन बेसिकली क्या होता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर थोड़ा सा भी याद होगा, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या दी है यहाँ पे, ठीक है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपका, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपका P डॉट ई, ठीक है, तो माइनस P डॉट ई कोस थीटा 1 माइनस जो भी आएगा आपका, ठीक है, U फाइनल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, पीई कोस थीटा 2। तो पहले केस में बोला, पहले केस में क्या बोला इन्होंने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। नॉर्मल तो थीटा 1 क्या है 0, थीटा 2 क्या है आपका 90 डिग्री फर्स्ट केस में, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, ऑपोजिट टू द फील्ड, तो थीटा 1 कितना है आपका 0 और थीटा 2 कितना है 180, पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आंसर ऐसे ही आएंगे, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालना है, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस 1 एंड 2। वन केस में टॉर्क का फॉर्मूला भी आपको m क्रॉस b, तो पहले आपका क्या एम बी साइन, m यहां पे दिया है, b भी यहां पे दिया है, तो साइन पहले केस में क्या होगा ना आपका 90 डिग्री और सेकंड में क्या होगा 180। तो पहले में क्या सिंपल साइन 91 और 180 क्या होता है साइन 180 0, ठीक है। तो ये आपको सिंपल सिंपल सी बातें है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है जी। आगे चले, अगर आप 5.6 में देखोगे, अ क्लोजली वाउंड solenoid of 2000 turns and area of cross section is 1.6 into 10 raised to power minus 4 carrying a current of 4 ampere is suspended through its center allowing to turn in a horizontal plane। अभी horizontal plane का मतलब होता है ऐसे और vertical plane का मतलब होता है along y axis, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, horizontal मतलब ऐसे घूम रहा है नीचे, ठीक है जी। अब क्या बोला इन्होंने, ठीक है, और कुछ पूछा है शायद इसमें आगे, ठीक है, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, फिर इसमें क्या पूछा है इन्होंने क्या पूछा है, नीचे इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनोइड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला NIA। तो क्या ऊपर अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो इन्होंने N भी दिया है, I भी दिया है, A भी दिया है, ठीक है, तो NIA। सेकंड में व्हाट इज द फोर्स एंड द टॉर्क ऑन द सोलेनोइड इफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है तो बेटा एफ नेट कितना होता है 0। नॉन यूनिफॉर्म होती है तो आपका क्या होता है एफ नेट 0 नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितनी आएगी 0। और टॉर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इन्होंने सिंपल सा फॉर्मूला सेकंड क्या है आपका m क्रॉस b, एम बी साइन थीटा, एम आपने NIA से निकाला, बी यहां पे दिया है और साइन 30 आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा ये आपका फॉर्मूला, आपका एग्जांपल इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक दो फॉर्मूलों पे पूरा चैप्टर घूमे जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट क्वेश्चन 5.7। 5.7 में लिखा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0.48 जूल, है ना, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट दिया है पहले ही, मतलब m आपको पहले से दिया है, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by the magnet at a distance 10 cm from the center of the magnet at axis। तो आपको फॉर्मूला अगर याद होगा थोड़ा सा अभी, ठीक है, मैं फिर से मैं अभी बता देता हूं क्या पूछा इन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है और एक्सिस पे क्या होती है आपका म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m डिवाइड बाय r क्यूब, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होती है आपका इसका हाफ माइनस म्यू नॉट 4 पाई m बाय आर क्यूब, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे दिया, म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है, म्यू नोट बाय 4 पाई 10 raised to power 7, m की वैल्यू यहाँ पे दी है, r की वैल्यू क्या दी है 10 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट के अपोजिट आती है, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, आपका सिंपल सा चैप्टर का नाम मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, बट मेरी फिर से सेम सबसे रिक्वेस्ट है कि जो आपने स्टडी किया है अब तक, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूले वगैरह याद करने में दिक्कत आती है, तो जो भी आप पढ़ो, कुछ भी आप पढ़ो, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। ठीक है, लिखना है उसको अपने हाथ से, जो भी पढ़ा, चाहे वो अभी थ्योरी ही क्यों ना पढ़ी, ठीक है, कीवर्ड्स की फॉर्म में चाहे छोटी छोटी आप समरी बना लो। ठीक है, और पहले एनसीईआरटी अच्छे से करो, फिर हम पीवाईक्यूज में अच्छे से फोकस करेंगे। ठीक है, आई होप आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज की होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।